वो वीडियो थोड़ी स्किप हो गई थी, हम यहाँ हुए थे प्लूरल लेयर के बारे में, फ्लूइड के बारे में हमने बात कर ली थी। अब आगे द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। अब हमने बताया था कि जो प्लूरल लेयर होती है वो डबल होती है, तो जो आउटर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो थोरेसिक के कॉन्टैक्ट में, हाँ ऑब्वियसली जो आउटर वाली होगी वो तो थोरेसिक के कॉन्टैक्ट में है, और जो इनर वाली है वो किसके, लंग्स के कॉन्टैक्ट में है। देखिए इधर लिखा हुआ है द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक close contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in the contact with the lung surface. The part starting with the external nostril, जो पार्ट एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ है बाहर से हमारे नोज से, अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट्स। अब देखो जो हम एक्सचेंज ब्रीथिंग में हम टू पार्ट्स डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। एक को तो हम बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट, ओके, और दूसरे वाले को हम बोलेंगे एक्सचेंज पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट क्या है, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट, वेयर एज द एल्विलाई, जो एल्विलाई हमने दिखाए थे इधर देख, जो एल्विलाई है ये, तो जो एल्वेलाई तक जाएगा वो कंडक्टिव पार्ट है, ठीक है। फिर एल्वेलाई से आगे, वेयर एज द एल्वेलाई एंड देयर डक्ट्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर जो डक्ट से आगे सेल्स में जो ब्लड वेसल्स जाएंगी, जो ब्लड पहुँचाएंगे, आगे वाला जो आएगा उसको हम एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी पार्ट बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। ये दो पार्ट्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमोसफेयर एयर टू द एल्वेलाई। कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है, एयर को ट्रांसपोर्ट करेगा और बाहर निकालेगा। क्लियर्स, ओके, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरिजन पार्टिकल्स, फॉरिजन पार्टिकल्स को भी नहीं आने देगा हमारे नोस्ट्रिल्स, मतलब नोज में जो ये हेयर्स होते हैं किस लिए होते हैं, इसलिए कि जो आउटर मतलब थोड़ा बहुत नोज में हेयर इसलिए होते हैं ना कि बाहर का डस्ट अंदर ना आए, ओके। तो humidifies and also brings the air to body temperature, okay। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन। एक्सचेंज पार्ट क्या है, एक्सचेंज पार्ट में क्या हो रहा है, उसमें एक्चुअल डिफ्यूजन हो रही है O2 और CO2 की, मतलब O2 एल्वेलाई से ब्लड वेसल्स में जा रही है और CO2 ब्लड वेसल से एल्वेलाई में आ रहा है। तो एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर एयर, ओके, किसके बीच में, ब्लड एंड एटमॉस्फेयर एयर। The lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. हाँ, लंग्स एक एयर टाइट चैम्बर की तरह है, बैलून्स बोला जाता है इनको, बैलून्स की तरह। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टेब्रल कॉलम। थोरेसिक चैम्बर किससे बनता है, डोर्सली मीन्स पीछे की साइड, डोर्सली पीछे की साइड को बोलते हैं डोर्सली वर्ड, और वेंट्रल जो आगे की साइड हो, वर्टेब्रल कॉलम। वेंट्री बाय द स्टमक, थोरेसिक मतलब थोरेसिक चैम्बर क्या है, किस चीज़ से ही बना हुआ है, तो डोर्सली वर्टेब्रल कॉलम पीछे की तरफ जो वर्टेब्रल कॉलम आती है उसको लेकर, और वेंटली स्टर्नम, इन दोनों को मिलाकर हम वर्ड यूज़ करते हैं थोरेसिक चैम्बर, ओके। लेटरली बाय द रिब्स एंड ऑन द लोअर साइड, और रिब्स भी आती हैं थोरेसिक चैम्बर में, लेटरली में मतलब साइड्स में रिब्स और लोअर साइड में डोम शेप्ड डायफ्राम होगा, ओके। देखो दिखाया हुआ है, ये लंग्स और ये नीचे डायफ्राम है, ये ऐसे होता है, ये रिब्स है, पीछे वर्टेब्रा होगी, ओके, सॉरी ये वर्टेब्रा है और ये रिब्स है आगे, ये पीछे वाला रीजन इधर दिखा है और ये आगे वाला है। एक्सक्यूज मी, ओके आगे, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स, जो ये मतलब ये सेटअप बिल्कुल मतलब इतना अच्छा सेटअप है ना हमारे लंग्स का, बिल्कुल अच्छा सेटअप है, इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग। इतना अच्छा सेटअप है तो इसके अंदर कुछ मतलब कि वॉल्यूम चेंज हो रही है, ऑफकोर्स हो रही है, एयर बाहर जा रही है अंदर जा रही है तो वॉल्यूम लंग्स की चेंज हो रही है, जब एयर अंदर आएगी तो वो लंग्स फूल रहे हैं, बाहर जाएगी तो लंग्स की हवा निकल रही है तो वो पतले हो रहे हैं, ओके। तो जो लंग में एक रिफ्लेक्ट लंग कैविटी, हम इसको लंग कैविटी को पल्मोनरी कैविटी भी बोलते हैं, आगे पल्मोनरी वर्ड बहुत आएगा तो कन्फ्यूज मत होना, लंग्स के लिए ही वर्ड आता है पल्मोनरी कैविटी। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, ये अरेंजमेंट ज़रूरी है भी ब्रीथिंग के लिए, बहुत अच्छे अरेंजमेंट कर रखे हैं भगवान ने हमारे लिए, एज वी कैन नॉट डायरेक्टली आफ्टर पल्मोनरी वॉल्यूम, ओके।
अब देखते हैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, क्या क्या स्टेप्स जो हैं रेस्पिरेशन में आते हैं। फर्स्ट स्टेप है ब्रेथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रेथिंग के लिए एक और वर्ड है पल्मोनरी वेंटिलेशन, कुछ नहीं है ये, बस ऐसे ब्रेथिंग को बोलना है। Pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. Diffusion of gases O2 and CO2 across alveolar membrane. Diffusion हो रही है O2 और CO2 में. Transport of gases by the blood. Blood के through transport हो रही है gases की. Diffusion of O2 and CO2 between bloods and tissues. O2 और CO2 की डिफ्यूज़न ब्लड और टिश्यूज़ के बीच भी हो रही है और ओके ब्लड और टिश्यूज़ में भी हो रही है, क्योंकि ब्लड आगे टिश्यू तक लेके जाएगा, वो ब्लड लेके क्या करेगा, ऑक्सीजन को सेल्स को देना है तो टिश्यू तक लेके जाएगा. यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्ट्स रिलीज ऑफ CO2. अब जो यूटिलाइज की हमने O2 उसको सेल्स कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए यूज़ करेंगे और फिर क्या रिलीज़ कर देंगे, CO2. तो देखो जो डिफ्यूज़न O2 CO2 की एल्विलर लंग्स के बीच में है, एल्विलर मेम्ब्रेन मतलब जो मेम्ब्रेन एल्विला होगा और उसमें जो मेम्ब्रेन के पास जो ब्लड वेसल्स आ रहे हैं उसके बीच उस वहाँ के जो रेस्पिरेशन है, वो रेस्पिरेशन जो है उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे. और जो O2 CO2 डिफ्यूजन ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे. ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं है. अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी. ओके, कोई भी डाउट हो तो डाउट स्किप नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए. आ गया था मैकेनिज्म क्या है ब्रीथिंग का. अब हम मैकेनिज्म देखेंगे क्या क्या ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है, कैसे कैसे ब्रीथिंग होती है. ओके, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस. Inspiration, during which atmospheric air is drawn in, and expiration by which alveolar air is released out. Inspiration वो बोलेंगे, उसको बोलेंगे जो हम एयर अंदर ले रहे हैं उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन. और जो एयर मतलब CO2 हम बाहर निकाल रहे हैं उसको बोलेंगे एक्सपायरेशन. एक्सपायरेशन ही एक्सपिरेशन. The movement of air into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. अब देखो सिंपल डिफ्यूजन के कारण हो रहा है ये जो O2 और CO2 जो ये अंदर बाहर जा रही है सिंपल डिफ्यूजन के कारण. तो ये सिंपल डिफ्यूजन भी क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट बनता है जब भी होता है. मतलब जब O2 अंदर आएगी तो जो बाहर का प्रेशर है वो ज़्यादा है O2 के लिए, और जो हमारे अंदर लंग्स का प्रेशर O2 के लिए वो कम है, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी. जब CO2 बाहर जाती है तो CO2 का बाहर प्रेशर कम होता है. मतलब ऐसे नहीं है कि पूरी मतलब कि अर्थ का CO2 हमारे लंग्स से भी कम है, नहीं. मतलब जगह देखते हैं ना, वहाँ पे हमारे लंग्स में CO2 ज़्यादा है तो वो निकाल ले तो वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जाएगी, तो प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है. एंड द एटमोसफियर, किसके बीच में, लंग्स और एटमोसफियर के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है. इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, जो लंग्स के अंदर का प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. इंट्रा मतलब अंदर, लंग्स के अंदर. पल्मोनरी किसके वर्ड यूज़ करते हैं हम, इंट्रा मतलब अंदर. पल्मोनरी किसके लिए वर्ड बताया था मैंने, लंग्स के लिए वर्ड यूज़ करेंगे. और प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हाँ, जब ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब इंस्पायरेशन होगी तो जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो लंग्स का जो है वो लेस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन दी लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे लंग्स में नेगेटिव प्रेशर है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, similarly expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. okay, जब एक्सपायरेशन जब होगी जब हमारा अंदर का प्रेशर है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है CO2 के लिए, वो ज़्यादा होगा और बाहर का कम होगा. ओके, द डायफ्राम, इसमें हम क्या बोलेंगे, जो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, एक्सपायरेशन के दौरान. द डायफ्राम and a specialized set of muscles, external and internal intercostals between the ribs. हमारे जो रिब्स होती हैं उनके बीच में मसल्स होती हैं, 2 टाइप्स की मसल्स होती हैं. एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. ओके, तो जब हम ये मतलब एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन मतलब ब्रीथिंग करते हैं तो जो डायफ्राम और एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं ये
हेल्प करती हैं इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट लाने में ये हेल्प करती हैं। कौन कौन? डायफ्राम और ये इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in the anteroposterior axis. इंस्पिरेशन कैसे इनिशिएटेड हो रही, किसके द्वारा हो रही है? हमारे द्वारा हो रही है ऑब्वियसली। मतलब कैसे कर रहे हैं हम इंस्पिरेशन, कैसे कर रहे हैं? हम जो अंदर एयर लेते हैं, आप लेके देखो, फील करके देखो, मतलब बिल्कुल जब हम अंदर एयर लेते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो फूल जाते हैं, उनकी हवा कमजोर हो जाती है, फूलते हैं ऑब्वियसली। हमारी जो चेस्ट है वो आगे आती है जब हम जब इंस्पायरेशन करते हैं। तो यहाँ क्या बताया हुआ है कि इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो जो वो लंग्स फूल रहे हैं वो किस लिए, किसके कारण फूल रहे हैं? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, जो क्या डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। जब हम इंस्पायरेशन लेंगे तो हमारे लंग्स फूलेंगे। लंग्स किस लिए फूल रहा है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा? जो थोरेसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, इन द एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस ये कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही डायफ्राम के दे रखे हैं, मतलब आगे की तरफ होगा ना, तो उसके लिए ये द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट्स अप द रिब। अब देखो किस किस की कॉन्ट्रैक्शन होती है? जो हमारे लंग्स हैं, जो रिब्स हैं, वो बाहर को आते हैं। ठीक है, तो किसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरनल मसल्स की नहीं, एक्सटर्नल। अब देखो बाहर को आ रहे हैं तो बाहर वाली मसल्स ही ऑब्वियसली हेल्प कर रही होंगी, तो तुम इससे भी याद रख सकते हो कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो तब हमारी जो रिब्स हैं वो लिफ्ट अप होती है, ऊपर की तरफ आती है। ठीक है, एंड द स्टर्नम causing an increase in the volume of thoracic chamber in dorsoventral axis। ओके, तो देखो जो हमारी, एक सेकेंड, ओके, जो हमारी जब हम ब्रीथिंग करते हैं, मतलब जब इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारे लंग्स फूल जाते हैं। वो किस लिए होता है? वो किसके कारण होता है? जब वो इसलिए होता है कि हमारे जो लंग्स वो फूलते क्यों है कि जो डायफ्राम है वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो स्टर्नम है वो क्या करती है? इंक्रीज कर दी है। क्या इंक्रीज करती है? वॉल्यूम, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज करती है, जिसके कारण हमारे जो है लंग्स फूल जाते हैं। ठीक है, तो हमारे लंग्स का सर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हुआ है। किस लिए इंक्रीज़ हुआ है? कि डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से, और स्टर्नम की स्टर्नम भी क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम को। फिर जो ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। जो ये सारा थोरेसिक वॉल्यूम का जो ये सारा ओवरऑल इंक्रीज हुआ, ये क्या कॉज करेगा? ये पल्मोनरी वॉल्यूम की सिमिलर इंक्रीज, बिल्कुल सेम इंक्रीज पल्मोनरी वॉल्यूम का होगा। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज होगी थोरेसिक चैम्बर के लिए, थोरेसिक चैम्बर के कारण। थोरेसिक चैम्बर क्या है? जो हमारे ये मतलब स्टमक के ऊपर वाला और नेक के नीचे वाला रीजन जो है, इसको हम थोरेसिक बोलते हैं, थोरेसिक चैम्बर। तो उसके कारण जो है पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से सुनना। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो जितना जो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो क्या लेड करेगा? उससे क्या होगा? वो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज कर देगा। मतलब देखो हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है, केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, जो प्रेशर और वॉल्यूम होते हैं वो एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब जब वॉल्यूम बढ़ी है, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ी है लंग्स की, तो जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो घटा है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कौन सा? जो लंग्स का प्रेशर है। अब देखो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ी है, मतलब कैसे बढ़ी है? एयर अंदर आई है, एयर अंदर आई है